Hello students, today our topic is cascading style sheet and in this lecture we are going to discuss a property related to a text. So let's start. तो स्टूडेंट्स ये सभी टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ हैं हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी. ठीक है, जैसे कलर है तो अगर हमें कलर चेंज करना है टेक्स्ट का तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नेम है कलर. और कलर जैसे मैंने बताया आपको कलर का नेम दे के हम कलर चेंज कर सकते हैं. उसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन अगर हमको मालूम है तो वो करके दे सकते हैं हम उसको. ठीक है, और बाकी RGB के थ्रू भी दे सकते हैं जिसमें वैल्यू 0 to 255 ली जाती है. मिनिमम 0 होती है, मैक्सिमम 255 होती है. पहले रेड की वैल्यू देंगे, फिर ग्रीन की वैल्यू देंगे और फिर ब्लू की वैल्यू देंगे, ब्लू कंपोनेंट की वैल्यू देंगे. तो इस तरीके से वैल्यू दी जा सकती है. उसके बाद प्रॉपर्टी है डायरेक्शन. तो अगर हमें डायरेक्शन चेंज करनी है टेक्स्ट की, राइट टू लेफ्ट या लेफ्ट टू राइट करना है तो वो भी हम दे सकते. उसके लिए प्रॉपर्टी का नेम है आपका डायरेक्शन. वैल्यूज़ हो जाएंगी RTL और LTR. नेक्स्ट है लेटर स्पेसिंग. अगर हमें लेटर्स के बीच में स्पेस बढ़ाना है, डिफरेंट कैरेक्टर्स के बीच में स्पेस बढ़ाना है तो लेटर स्पेसिंग पिक्सल की फॉर्म में दी जाती है वैल्यू, तो ये भी आप दे सकते हैं. फिर है आपकी लेटर लाइन हाइट. तो वेट अ सेकेंड. नेक्स्ट है लाइन हाइट. तो लाइन की अगर हाइट चेंज करनी है तो लाइन हाइट प्रॉपर्टी का, लाइन डैश हाइट प्रॉपर्टी का यूज़ किया जा सकता है. नेक्स्ट है टेक्स्ट डैश अलाइन. टेक्स्ट का अलाइनमेंट करना है आपको, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है. ये हमने अभी लास्ट क्लास में, लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था. ठीक है, तो ये है. नेक्स्ट उसके बाद टेक्स्ट डेकोरेशन विच स्पेसिफाई द डेकोरेशन एडिड टू अ टेक्स्ट. तो एक प्रॉपर्टी टेक्स्ट डैश डेकोरेशन है. नेक्स्ट इसी तरीके से टेक्स्ट डैट इंडेंट है. तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं. देखिए प्रॉपर्टीज़ बहुत हैं इसकी, लेकिन हमने यहाँ पर मेन प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस किया था. और बाकी आप यूज़ करना चाहें तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने प्रोग्राम के साथ. ठीक है, ऐसे ही है टेक्स्ट शेडो. तो टेक्स्ट डैश शेडो, तो शेडो इफेक्ट के लिए इसको भी बताया था लास्ट वीडियो में हमने. तो ये सभी प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट पे अप्लाई होती हैं. तो आप एक काम कीजिएगा, ये सभी प्रॉपर्टीज़ को सिंगल प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करके देखिएगा. ठीक है, पहले 1 बाय 1 अप्लाई करके देखिएगा, फिर एक साथ अप्लाई करके देखिएगा. तो आपको टेक्स्ट का इफेक्ट पता चलेगा कि किस तरीके से टेक्स्ट आपका चेंज होता है इसमें. फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म विच कंट्रोल द कैपिटलाइजेशन ऑफ द टेक्स्ट. तो आपको अपर केस में, लोअर केस में, पिछली बार भी बताया था, अपर केस में कन्वर्ट करना है, लोअर केस में कन्वर्ट करना है, या फर्स्ट लेटर कैपिटल रखना है आपको, तो उसके लिए टेक्स्ट डैश ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी यूज़ की जाती है. फिर नेक्स्ट है टेक्स्ट डैश ओवरफ्लो विच स्पेसिफाई हाउ ओवरफ्लोड कंटेंट दैट इज़ नॉट डिस्प्लेड शुड बी साइन टू द यूज़र. नेक्स्ट है आपका यूनिकोड BD which used together with the direction property to set or return whether the text should be overridden to support multiple language in the same document. तो देखिए ये डिफरेंट टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, इसमें से हमने लास्ट टाइम आपको ओवर कोड BD नहीं बताया था, लेकिन ये यहाँ पर सभी प्रॉपर्टीज़ हैं. तो आपको एक बार अगर आप प्रैक्टिस करना चाहें तो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि देखिए CSS काफ़ी बड़ा है इसमें. अभी एक एक प्रॉपर्टी पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको एक एक प्रॉपर्टी के बारे में बताऊं, लेकिन हाँ जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं टेक्स्ट से रिलेटेड, इमेज से रिलेटेड, कलर से रिलेटेड, फॉन्ट से रिलेटेड, वो हम सभी डिस्कस करते हैं जो सिलेबस में है भी. अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इन पर जाके प्रैक्टिस भी कर सकते हैं. और अगर थोड़ा सा और आप एलेबोरेट करना चाहते हैं, इन चीज़ों को समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो वेबसाइट है w3school.com. वहाँ पर जाके आपको इनके बारे में डिटेल में मिल जाएगा आपको. वहाँ जाके आप एग्जाम्पल के साथ उसको रन भी करा सकते हैं वहाँ पर जाके, तो देख सकते हैं. ठीक है, लेकिन अभी चूँकि CSS सिर्फ एक छोटा सा पार्ट है आपके सिलेबस का, तो हम इसके मेन पॉइंट्स ही कवर कर रहे हैं जो आपको जानने समझने ज़रूरी है. लेकिन अपनी नॉलेज के लिए और थोड़ा सा एक ये है कि अच्छे मार्क्स गेन करने के लिए, ताकि आपको ये लगे कि क्वेश्चन कैसा भी आ जाए आप कर लें, तो फिर थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी डिटेल में. तो साइट है w3school.com. वहाँ पर जाके आपको ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इनका एग्जाम्पल मिल जाएगा, कंप्लीट डिटेल मिल जाएगी. यहाँ पर हम सिर्फ मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे, और ये पॉइंट्स मैं आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि ये डिफरेंट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ है. मैं पिछली बार 5 to 6 प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया था. मोर दैन 12 प्रॉपर्टीज़ हैं, तो मेन प्रॉपर्टीज़ सभी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं. फिर इसके बाद आता है आपका वर्टिकल अलाइन. ठीक है, तो वर्टिकल अलाइन के लिए यूज़ किया जाता है, तो प्रॉपर्टी का नेम है वर्टिकल डैश अलाइन. नेक्स्ट है वाइट डैश स्पेस. स्पेसिफाई हाउ वाइट स्पेस इनसाइड एन एलिमेंट इज हैंडल. तो वाइट स्पेस किस तरीके से हैंडल करना है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, तो वाइट स्पेस इसकी एक प्रॉपर्टी हो गई. फिर है वर्ड डैश स्पेसिंग. इंक्रीज और डिक्रीज द स्पेस बिटवीन द वर्ड्स इन अ टेक्स्ट. तो टेक्स्ट के बीच में एक पिछली बार बताया था हमने आपको, तो स्पेस के बीच में, वर्ड्स के बीच में किस तरीके से स्पेस बढ़ाया घटाया जा सकता है, इंक्रीज़ और डिक्रीज़ किया जा सकता है. तो ये वर्ड डैश स्पेसिंग है. तो डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ हैं हो गई टेक्स्ट की. मोस्टली तो लास्ट टाइम हमने बता दी थी, और मेन जितने भी आपके सिलेबस में वो सभी बता भी दिए.
और इन सब पर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। आज बात करते हैं, टेक्स्ट कंप्लीट हो चुका हमारा, आज बात करते हैं हम CSS फॉन्ट्स के बारे में, ठीक है। सो द CSS फॉन्ट प्रॉपर्टी डिफाइन द फॉन्ट फैमिली, बोल्डनेस, साइज एंड स्टाइल ऑफ अ टेक्स्ट। तो CSS फॉन्ट प्रॉपर्टीज़ बेसिकली डिसाइड करती हैं आपकी कि फ़ॉन्ट फैमिली आप कौन सी लेंगे, बोल्डनेस किस तरीके से, साइज़ या जो टेक्स्ट का स्टाइल है वो कैसे चेंज कर सकते हैं। तो अगर हम फ़ॉन्ट फैमिलीज़ की बात करें तो CSS में बेसिकली 2 टाइप की फ़ॉन्ट फैमिलीज़ आती हैं। पहला आता है जेनेरिक फैमिली, सेकंड आता है फ़ॉन्ट फैमिली। तो जेनेरिक में आता है ग्रुप ऑफ फ़ॉन्ट फैमिली विद अ सिमिलर लुक लाइक, तो जिसमें एक जैसा लुक होता है, आपका सिमिलर लुक होता है, तो उसको जेनेरिक फैमिली बोला जाता है। जबकि फ़ॉन्ट फैमिली में आता है स्पेसिफिक फ़ॉन्ट फैमिली लाइक टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। तो ये टाइम्स न्यू रोमन, एरियल ये आते हैं आपके फ़ॉन्ट फैमिली में, और जेनेरिक फैमिली में आते हैं आपके सेरिफ वगैरह ये सब। सेरिफ और मोनोस्पेस, तो सेरिफ और मोनोस्पेस आते हैं जेनेरिक फैमिली में, फ़ॉन्ट फैमिली में आते हैं आपके टाइम्स न्यू रोमन और एरियल। तो एक टेबल के थ्रू देखेंगे, इसमें डिस्क्रिप्शन पढ़ते हैं इसका। जैसे हम सेरिफ की बात करें तो फ़ॉन्ट जेनेरिक फैमिली हो जाएगी सेरिफ, फ़ॉन्ट फैमिली हो गया टाइम्स न्यू रोमन, जॉर्जिया। तो डिस्क्रिप्शन है सेरिफ फॉन्ट्स हैव स्मॉल लाइन एट द एंड ऑफ द सम कैरेक्टर्स। ओके, सेंस सेरिफ में आ जाएगा आपका एरियल और वर्धना। तो सेंस मीन्स विदाउट दिस फॉन्ट्स डू नॉट हैव द लाइन्स टू एट द एंड ऑफ द कैरेक्टर। तो बेसिकली जो मेन डिफरेंस है कि लाइन्स आपके कैरेक्टर के एंड में होंगी नहीं होंगी, तो उसके बेसिस पर इसका क्लासिफिकेशन है। मोनोस्पेस देखेंगे, इसमें आया था कोरियन न्यू ल्यूसिडा कंसोल। तो इसमें डिस्क्रिप्शन में दे रखा ऑल मोनोस्पेस कैरेक्टर्स हैव द सेम विथ। तो जितने भी कैरेक्टर्स होंगे इसमें सभी का सेम विथ रहेगा आपका। इसमें ये बात याद रखिएगा आप कि कंप्यूटर स्क्रीन पर सैंस सेरिफ फॉन्ट्स आर कंसिडर्ड ईजियर टू रीड दैन सेरिफ फॉन्ट्स। तो सैंस सेरिफ फॉन्ट्स को रीड करना सेरिफ फॉन्ट्स के कंपेरेटिवली आसान होता है। तो अब बात करते हैं प्रॉपर्टी की। दोस्तों फॉन्ट फैमिली ऑफ अ टेक्स्ट इज सेट विद द फॉन्ट फैमिली प्रॉपर्टी। तो अगर आपको फॉन्ट फैमिली आपका टेक्स्ट पर अप्लाई करना है आपको, तो उसके लिए जो प्रॉपर्टी का नेम यूज़ होता है वो होता है फॉन्ट डैश फैमिली। एंड द फॉन्ट डैश फैमिली प्रॉपर्टी शुड हेल्ड सेवरल फॉन्ट नेम एज द फॉलबैक सिस्टम। इफ द ब्राउजर डज नॉट सपोर्ट फर्स्ट वन देन द नेक्स्ट फॉन्ट एंड द सो ऑन। तो इसमें क्या होता है, इसमें ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं कि आप एक ही वैल्यू देंगे। अगर आप फॉन्ट फैमिली की वैल्यू दे रहे हैं, तो इसमें अगर एक फॉन्ट को आप सेलेक्ट कर रहे हैं, वो अगर सपोर्ट नहीं कर रहा है, ब्राउज़र उसको सपोर्ट नहीं करता है, तो सेकंड नंबर पे जो फॉन्ट होगा फिर वो कंसीडर होगा, और सेकंड वाला भी सपोर्ट नहीं करता तो थर्ड पर होगा। तो इसमें ऐसा होता है। तो जनरली इसके अंदर क्या होता है कि फॉन्ट डैश फैमिली जब हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो एक से ज़्यादा हम फॉन्ट इसके अंदर कंसीडर करते हैं, मोर देन वन फॉन्ट लेते हैं इसके अंदर। और ब्राउज़र अगर फर्स्ट को सपोर्ट नहीं, पहली प्रायोरिटी तो फर्स्ट वन को मिलेगी, लेकिन अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो फिर सेकंड कंसीडर होगा, सेकंड को भी सपोर्ट नहीं करता तो फिर थर्ड होगा। तो स्टार्ट with the font you want and end with the generic family to let the browser pick a smaller font to the generic family if no other forms are available। तो इसमें क्या होता है, पहले तो आप कोई एक फ़ॉन्ट सेलेक्ट करेंगे, और जो एंड करेंगे, जो फ़ॉन्ट का जो एंड करेंगे वो आप जेनिक फैमिली पे एंड करेंगे, क्योंकि इसमें आपको ये करना है कि ब्राउज़र वो पिक करे, ठीक है, उस तरह का एक सिमिलर फ़ॉन्ट, अगर कोई और फ़ॉन्ट अवेलेबल नहीं है तो ये ध्यान रखिएगा आप कि फ़ॉन्ट डैश फैमिली में एक से ज़्यादा फ़ॉन्ट वैल्यूज़ ली। Note, if the name of the font family is more than one word, it must be in quotation mark like Times New Roman। अच्छा, इसमें अगर फॉन्ट फैमिली की जो वैल्यू है वो एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा वर्ड उसके अंदर आ रहे हैं, जैसे टाइम्स न्यू रोमन है, तो फिर इसको आपको क्या करना है, डबल कोट्स के अंदर लिखना है वैल्यू को सिंगल ऐसे ही नहीं लिख देना, आपको डबल कोट्स के अंदर लिखना है। अगर 2 वर्ड्स हैं, मोर देन 2 वर्ड्स हैं तो उसके लिए सिंगल वर्ड है तो कोई बात नहीं, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, लेकिन अगर मोर देन 2 वर्ड्स हैं या 2 वर्ड्स हैं तो फिर उसको कोटेशन मार्क के अंदर ही लिखना है आपको। सो मोर देन वन फॉन्ट फैमिली स्पेसिफाइड इन ए कॉमा सेपरेटेड लिस्ट। तो इसमें क्या काम किया जाता है कि एक से ज़्यादा हम वैल्यू देते हैं जनरली, ठीक है। तो जैसे इसके अंदर देखेंगे एक छोटा सा प्रोग्राम है हमारा और फॉन्ट फैमिली से रिलेटेड। तो जैसे हम जानते हैं प्रोग्राम HTML से स्टार्ट होता है, ऊपर दे रखा डॉक टाइप HTML जो बता रहा है कि डॉक्यूमेंट का टाइप HTML है। फिर देन हेड, देन स्टाइल है तो लिखा हुआ टैग, तो समझ जाइएगा कि ये एक इंटरनल CSS यूज़ किया गया है। फिर लिखा गया p डॉट सेरिफ, तो ऑब्वियसली सेरिफ एक क्लास होगी और p उस क्लास का एक एलिमेंट होगा, तो इसलिए p डॉट सेरिफ लिखा हुआ है। इसका मतलब क्लास सेरिफ के एलिमेंट p पर ये प्रॉपर्टीज़ अप्लाई होंगी, तो ये सेलेक्टर हो गया आपका।
फिर कर्ली ब्रेसेस का साइन है, विद इन द कर्ली ब्रेसेस कोडिंग लिखी हुई है और प्रॉपर्टी यूज़ हुई है फॉन्ट डैश फैमिली। प्रॉपर्टी का नेम है टाइम्स न्यू रोमन और सेकंड है फिर टाइम्स और थर्ड है आपका सेरिफ। तो इस तरीके से ये 3 डिफरेंट वैल्यूज दे रखी हैं आपकी। तो सबसे पहले टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट होगा, अगर ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है तो टाइम्स और देन सेरिफ। तो इस तरीके से इसका दे रखा है आपका। अभी ऐसे ही एक और क्लास है और इस क्लास का नेम है सैन सेरिफ। इसका एक एलिमेंट है पी। तो सेलेक्टर जब हम लिखेंगे तो हम लिखेंगे पी डॉट सैन सेरिफ। कर्ली ब्रेसेस के अंदर देखिए फॉन्ट डैश फैमिली, ठीक है, वैल्यू दे रखी है कॉलन के बाद एरियल, हेल्वेटिका एंड सैन सेरिफ। तो अलग अलग दे रखा है आपने, तो इसी ऑर्डर में सेलेक्ट होंगी। सबसे पहले एरियल को प्रायोरिटी मिलेगी, अगर सेलेक्ट हो जाती तो ठीक है, नहीं अदरवाइज़ नेक्स्ट, फिर उसके बाद नेक्स्ट। तो इस तरीके से इसकी कोडिंग दे रखी है। फिर देखिए हम इसमें स्टाइल को क्लोज़ किया गया, इसका मतलब हमारी CSS का कोडिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब इसके बाद हेड को क्लोज़ किया जाएगा, क्योंकि हेड एलिमेंट के अंदर ही मेंशन किया जाता है स्टाइल को। उसके बाद बॉडी से मेन प्रोग्राम आपका HTML का स्टार्ट हो जाएगा। तो ऑब्वियसली हमने 2 पैराग्राफ यूज़ किए हैं, तो ये दोनों पैराग्राफ बॉडी का पार्ट तो होंगे ही, और उसके साथ साथ H1 भी यूज़ किया गया है, ठीक है। एक हेडिंग यूज़ की गई है H1 में, CSS फॉन्ट फैमिली। एक पैराग्राफ जैसे कि मैंने बताया एक क्लास सेरिफ को बिलोंग करेगा, तो इसके लिए कोडिंग की गई है, आप देख सकते हैं। तो लिखा गया है पी क्लास सेरिफ, दिस इज़ ए पैराग्राफ शोन इन द टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट। तो क्लास है इसकी सेरिफ। तो देखिए अगर आपको क्लास डिफाइन करनी है तो करते क्या है, जब हम टैग का नेम लिखते हैं, स्टार टैग जब हम लिखते हैं तो स्टार टैग का नेम, फिर उसके बाद क्लास एज ए एट्रीब्यूट लिखते हैं, फिर उसकी जो भी क्लास का नेम है डबल कोट्स के अंदर हम वो क्लास का नेम मेंशन कर देते हैं। तो ये पैराग्राफ पी क्लास सेरिफ को बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे पी क्लास इज इक्वल टू सेरिफ डबल कोट्स में, और फिर यहाँ पर कंटेंट दिस इज़ अ पैराग्राफ शोन इन द टाइम्स न्यू रोमन, और फिर पी को क्लोज कर देंगे। उसी तरीके से दूसरा पैराग्राफ है क्लास सैन सेरिफ को जो बिलोंग करता है, तो लिखेंगे पी क्लास इज इक्वल टू सैन सेरिफ, लिखा हुआ दिस इज़ अ पैराग्राफ शोन इन द एरियल फॉन्ट, ठीक है। फिर यहाँ से इसके बाद चूँकि 2 ही पैराग्राफ लेने थे हमको, एक क्लास सेरिफ से बिलोंग करता है, दूसरा क्लास सैन सेरिफ से बिलोंग करता है, और उसके बाद बॉडी को क्लोज करेंगे और लास्ट हम HTML को क्लोज करेंगे। तो ये हमारा कंप्लीट प्रोग्राम बन गया। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने पर आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, ठीक है। तो ये आउटपुट है 2 डिफरेंट पैराग्राफ जो 2 डिफरेंट फॉन्ट फैमिली को बिलोंग करते हैं, तो उसका आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। नेक्स्ट आता है फॉन्ट स्टाइल। तो फॉन्ट स्टाइल क्या काम करता है, तो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी, फॉन्ट डैश स्टाइल प्रॉपर्टी इज मोस्टली यूज टू स्पेसिफाई इटैलिक टेक्स्ट। दिस प्रॉपर्टी हैज़ 3 वैल्यूज, नॉर्मा, इटैलिक, ऑब्लिक्यू। तो ये बेसिकली जो फॉन्ट स्टाइल प्रॉपर्टी है ये स्पेसिफाई किया जाता है इटैलिक टेक्स्ट के लिए। इसकी 3 डिफरेंट वैल्यूज़ ले सकते हैं। पहला है नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब है द टेक्स्ट इज शोन नॉर्मली, तो नॉर्मली टेक्स्ट शोन होगा। सेकंड है इटैलिक, तो इटैलिक वे में थोड़ा सा आपका शो होगा। इटैलिक का मतलब होता है जो टेक्स्ट होगा वो वर्टिकल नहीं होगा, ठीक है, एक एंगल लिए हुआ होगा आपको। तो थर्ड है आपका ऑब्लिक्यू, तो द टेक्स्ट इज़ लीनिंग, ऑब्लिक्यू इज़ वेरी सिमिलर टू द इटैलिक बट लेस सपोर्टेड। तो टेक्स्ट लीनिंग होगा थोड़ा सा, और ये कुछ हद तक इटैलिक से मिलता जुलता होगा, पर ये कुछ ब्राउज़र से सपोर्ट नहीं करते, तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा इसका। अब एक प्रोग्राम देख लेते हैं छोटा सा, इसका भी एक फॉन्ट फैमिली का भी, तो इसमें डिफरेंट टाइप्स की फॉन्ट फैमिली ली गई हैं, ठीक है। तो जनरली हम नॉर्मल और इटैलिक वैल्यू यूज़ करते हैं, ऑब्लिक्यू बहुत कम यूज़ करते हैं इसमें हम। तो देखिए प्रोग्राम HTML से स्टार्ट हुआ है, देन हेड, देन स्टाइल। स्टाइल है तो समझ जाइए कि इंटरनल CSS यूज़ किया गया है। स्टाइल एज ए एलिमेंट जब आप यूज़ कर रहे हो, तो इसके अंदर देखिए पी डॉट नॉर्मल, तो पैराग्राफ है जो नॉर्मल क्लास को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आपने देखा फॉन्ट स्टाइल दिया है, प्रॉपर्टी का नेम है फॉन्ट डैश स्टाइल, और वैल्यू दी इसकी नॉर्मल। तो क्लास हो जाएगी इसके अंदर नॉर्मल, एलिमेंट हो जाएगा इसका पी, जो कि क्लास नॉर्मल को बिलोंग करता है, तो हम लिखेंगे पी डॉट नॉर्मल एज ए सेलेक्टर, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लिखेंगे फॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन नॉर्मल, ठीक है। उसी तरीके से एक और क्लास है इटैलिक, तो उसके लिए लिखेंगे पी डॉट इटैलिक। पी डॉट इटैलिक क्यों लिखेंगे, पी डॉट इटैलिक से लिखेंगे क्योंकि क्लास का नेम हो जाएगा इटैलिक और एलिमेंट का नेम हो जाएगा पी। तो पैराग्राफ है ये, लेकिन ये दूसरा पैराग्राफ है जो एक और क्लास को इटैलिक को बिलोंग कर रहा है, ठीक है।
और इसकी फ़ॉन्ट स्टाइल हो जाएगी इटैलिक, तो हम लिखेंगे फ़ॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन इटैलिक सेमी कॉलन कर्ली ब्रेसेस के अंदर। देखिए कर्ली ब्रेसेस के अंदर जब कोडिंग लिखते हैं ना, तो पहले तो प्रॉपर्टी का नेम लिखते हैं, फिर कॉलन का साइन लगाते हैं, फिर आप वैल्यू लिखते हैं और उसके बाद लास्ट में सेमी कॉलन। और फिर ऐसे ही एक लास्ट है आपका क्लास है ऑब्लिक्यू, उसका एक एलिमेंट है पी, तो हम लिखेंगे पी डॉट ऑब्लिक्यू और कर्ली ब्रेसेस के अंदर फॉन्ट डैश स्टाइल इज इक्वल टू फॉन्ट डैश स्टाइल कॉलन ऑब्लिक्यू सेमी कॉलन। तो ये इसका सिंटेक्स है, ठीक है, कि हमें पहले तो सेलेक्टर लिखना पड़ता है, कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी कॉलन वैल्यू लिखनी पड़ती है और सेमी कॉलन से एंड करना पड़ता है। तो क्लास का नेम हो जाएगा इसमें ऑब्लिक्यू, एलिमेंट हो जाएगा पी, ठीक है, प्रॉपर्टी हो जाएगी फॉन्ट डैश स्टाइल, वैल्यू हो जाएगी ऑब्लिक्यू, प्रॉपर्टी वैल्यू को सेपरेट किया गया कॉलन से और बाद में लगा गया आपका सेमी कॉलन। तो यह क्लियरली दिखाई दे रहा है हमको यहाँ पर। तो अभी हमने यहाँ पर 3 डिफरेंट क्लास लिए हैं, तो क्लास नॉर्मल ली है, दूसरी इटैलिक ली है, थर्ड ऑब्लिक्यू ली है, और इनमें तीनों में अलग अलग फॉन्ट स्टाइल लिए हैं, एक में नॉर्मल, एक में इटैलिक, एक में ऑब्लिक्यू। फिर स्टाइल को क्लोज़ कर दिया गया जैसे हमें देख पा रहे हैं यहाँ पर। फिर उसके बाद हेड को क्लोज़ कर दिया गया है, क्योंकि जो भी कोडिंग होती है CSS की, वो इंटरनल CSS की अगर हम बात करें तो वो आपका, तो अगर हम इंटरनल CSS की बात करें तो वो सब आपका हेड एलिमेंट के अंदर ही किया जाता है, ठीक है। तो हेड के अंदर इनसाइड द हेड सेक्शन आपको स्टाइल टैग को यूज़ करना होता है अगर आप इंटरनल CSS इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और देखिए ऐसा नहीं है कि आपको हमेशा इंटरनल यूज़ करनी है, ये बात ध्यान रखिएगा कि आप इंटरनल, एक्सटर्नल, इनलाइन तीनों यूज़ कर सकते हैं और एग्ज़ाम में किसी में भी आ सकता है। मेरा यहाँ इंटरनल यूज़ करने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपको सिर्फ आपका फोकस प्रॉपर्टीज़ पर रहे, ना कि कॉन्सेप्ट पर कि किस टाइप की इंटरनल यूज़ की किस टाइप की CSS यूज़ की गई है। तो इसीलिए यहाँ पर सभी में इंटरनल यूज़ किया गया। दूसरी बात, इंटरनल को यूज़ करते हैं तो फिर आपको कोई अलग से कोडिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कोडिंग जो होती है वो आपकी HTML के प्रोग्राम का ही पार्ट होती है, इसलिए उसे इंटरनल CSS बोला जाता है। तो आपको नॉर्मली एक HTML का ही प्रोग्राम बनाना है और इंटरनल CSS के थ्रू बनाना है तो ज़्यादा आसान रहेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए एक्सटर्नल CSS को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, इनलाइन को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं। तो स्टाइल टैग क्लोज़ करने के बाद आपका हेड को क्लोज़ करेंगे, देन बॉडी स्टार्ट होगा। बॉडी के अंदर चूँकि हमने 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स लिए हैं तो उनको तो मेंशन करना ही पड़ेगा, उनको क्लास को भी बताना पड़ेगा। तो फर्स्ट पैराग्राफ पी है, तो पी से रिप्रेजेंट करते हैं, पी टैग से रिप्रेजेंट होता है, तो लिखेंगे पी, एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे क्लास और फिर क्लास का नेम डबल कोट्स में, तो पी क्लास इज इक्वल टू नॉर्मल, तो ये पी हो जाएगा। फिर सेकंड लेंगे क्लास इटैलिक, तो लिखेंगे पी क्लास इज इक्वल टू इटैलिक। थर्ड लेंगे पी क्लास इज इक्वल टू ऑब्लिक्यू। तो 3 डिफरेंट आपके पैराग्राफ्स हो गए। पहला जो नॉर्मल क्लास को बिलोंग कर रहा है, सेकंड आपका इटैलिक को, थर्ड आपका ऑब्लिक्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो लिखा हुआ देखिए पैराग्राफ के बारे में, दिस इज़ अ पैराग्राफ इन नॉर्मल स्टाइल। सेकंड लिखा हुआ दिस इज़ अ पैराग्राफ इन द इटैलिक स्टाइल, और थर्ड लिखा हुआ दिस इज़ अ पैराग्राफ इन द ऑब्लिक्यू स्टाइल। तो 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं, ठीक है। और इसके बाद एज यूजुअल हम बॉडी को क्लोज़ करेंगे, फिर HTML को क्लोज़ करेंगे। तो जब आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। 3 डिफरेंट स्टाइल्स में आपको फॉन्ट स्टाइल में डेटा दिखाई देगा। मैं आपको दिखाता हूँ क्लियरली। ये देखिए आउटपुट है, 3 डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं 3 डिफरेंट लाइंस के अंदर और अलग अलग स्टाइल में है। पहला नॉर्मल स्टाइल में, सेकंड इटैलिक में, थर्ड ऑब्लिक्यू स्टाइल में है, ठीक है। तो ऑब्लिक्यू और इटैलिक देखिए लगभग एक जैसे ही हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस ही है इसमें, ज़्यादा नहीं है, ठीक। तो ये 3 डिफरेंट स्टाइल्स हैं। आप भी इस तरीके से अपने HTML प्रोग्राम में अंदर CSS का यूज़ करके अलग अलग स्टाइल ले सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल ले सकते हैं। नेक्स्ट आता है फॉन्ट साइज़। तो फॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी सेट्स द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। देखिए एक बात मैं आपको बहुत क्लियर बता दूं यहाँ पर कि HTML जब हम यूज़ करते हैं तो वहाँ पर 2 डिफरेंट टैग्स होते हैं। तो होता है बेस फॉन्ट और एक होता है फॉन्ट जिसका हम यूज़ करते हैं। लेकिन ये दोनों जो टैग हैं इसके थ्रू हम फॉन्ट की प्रॉपर्टीज़ तो अप्लाई करते हैं, लेकिन हम इसे अवॉइड करते हैं क्योंकि कुछ ब्राउज़र से सपोर्ट करते हैं, कुछ ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करते, ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का इशू आता है वहाँ पर। तो जब आपको इस तरह की प्रोग्रामिंग करनी हो फॉन्ट से रिलेटेड तो आप CSS का यूज़ कीजिएगा ख़ास तौर से। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है CSS के अगर हम इम्प्लीमेंटेशन की बात करें यूजिंग CSS, क्योंकि देखिए फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट की अपनी कुछ लिमिटेशंस हैं और वो लिमिटेशंस को ध्यान में रखते हुए अगर आपको कोडिंग करनी है तो फिर वजह इस बात की कि आप HTML में फ़ॉन्ट और बेस फ़ॉन्ट को यूज़ करें, क्योंकि ब्राउज़र कंपैटिबिलिटी का इशू आता है, खासतौर से बेस फ़ॉन्ट के साथ तो आता ही आता है, ठीक है। कहीं कहीं फ़ॉन्ट के साथ भी प्रॉब्लम रहती है आपकी, तो फिर वहाँ पर आपको वर्ज़न की प्रॉब्लम रहती है, तो आप वहाँ CSS यूज़ करें, कैस्केडिंग स्टाइल शीट का यूज़ करके आप वहाँ पर बताएं कि किस तरीके से आप फ़ॉन्ट का कलर, फ़ॉन्ट का साइज़, फ़ॉन्ट का टाइप, स्टाइल ये सब चेंज कर रहे हैं।
तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है आपका। तो नेक्स्ट आता है आपका इसके बाद फ़ॉन्ट साइज़। तो जैसा कि नेम सजेस्ट कर रहा है फ़ॉन्ट साइज़, तो फ़ॉन्ट का अगर हमें साइज़ चेंज करना है तो हम फ़ॉन्ट डैश साइज़ प्रॉपर्टी का नेम है उसको यूज़ करेंगे। देखिए लिखा हुआ है द फ़ॉन्ट डैश साइज़ प्रॉपर्टी सेट द साइज़ ऑफ द टेक्स्ट। टेक्स्ट का साइज़ अगर आपको सेट करना है तो उसके लिए प्रॉपर्टी का नेम फ़ॉन्ट डैश साइज़ है। Being able to manage the text size is important in web design. However, you should not use the font size adjustment to make paragraphs looks like heading or heading look like paragraph. तो देखिए इसमें लिखा हुआ है being able to manage the text size is important in web design. You should not use font size adjustment to make paragraphs look like heading. तो ऐसा नहीं है कि आपको हेडिंग को आपको पैराग्राफ बनाना है या पैराग्राफ को हेडिंग बनाना है तो फ़ॉन्ट साइज़ का यूज़ करके। हेडिंग एक अलग चीज़ है, पैराग्राफ एक अलग चीज़ है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको साइज़ बढ़ाना है घटाना है तो उसके लिए आप फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। पर इट डज़न्ट मीन कि आप हेडिंग को पैराग्राफ बना दें, पैराग्राफ को हेडिंग की तरह दिखाई दे आपकी, ये मकसद नहीं होना चाहिए आपका। उसके लिए तो अलग से टैग दे ही रखे हैं HTML में, हेडिंग दे रखी है, पैराग्राफ दे रखी है। लेकिन फिर भी आपको अगर साइज़ बढ़ाना है, कम करना है तो आप फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी को, फ़ॉन्ट डैश साइज़ प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं। सो ऑलवेज यूज़ द प्रॉपर HTML टैग्स लाइक H1 एंड H6 फॉर हेडिंग एंड P फॉर पैराग्राफ। तो अगर आपको हेडिंग और पैराग्राफ बनाने हैं, ठीक है, तो आप H1 to H6 यूज़ कीजिए, और अगर पैराग्राफ के लिए यूज़ करना है आपको तो पी टैग यूज़ कीजिए। तो जहाँ तक टैग की बात है, पैराग्राफ और हेडिंग के रिप्रेजेंटेशन की बात है, तो उसके लिए अलग से टैग दे रखे हैं। हेडिंग के लिए H1 to H6 डिफरेंट टैग्स दे रखे हैं जो सिर्फ 6 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग को रिप्रेजेंट करते हैं। अलग अलग सभी का साइज़ होता है, और पैराग्राफ के लिए पी टैग होता है। लेकिन फिर भी फ़ॉन्ट साइज़ के थ्रू हम थोड़ा साइज़ बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, लेकिन ध्यान ये रखना होगा हमको कि पैराग्राफ हेडिंग की तरह ना लगे और हेडिंग किसी पैराग्राफ की तरह ना लगे। हम साइज़ इतना कम या ज़्यादा ना कर दें उसका किसी का भी। तो द फ़ॉन्ट डैश साइज़ वैल्यू कैन बी एब्सोल्यूट, रिलेटिव साइज़ और एब्सोल्यूट साइज़। तो देखिए इसमें जब ये हम बात करते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ की वैल्यू हम क्या देंगे, तो ये एक रिलेटिव वैल्यू हो सकती है, यानी पहले से जो फ़ॉन्ट दे रखा है उसके कंपैरेटिवली हम कितना बढ़ाना है, कितना घटाना चाह रहे हैं, एक तो ये। और एक एब्सोल्यूट वैल्यू साइज़ भी दे सकते हैं कि हम एक साइज़ दे देंगे और उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग आपका जो फ़ॉन्ट है वो डिस्प्ले होगा। तो दोनों तरीके से हम काम कर सकते हैं इसमें। अभी काम क्या करेगा, सेट द टेक्स्ट टू स्पेसिफाइड साइज़। ये टेक्स्ट का एक स्पेसिफाइड साइज़ में आपको कन्वर्ट कर देगा। डज़ नॉट अलाउ ए यूज़र टू चेंज द टेक्स्ट साइज़ इन ऑल ब्राउज़र। तो ये यूज़र को अलाउ नहीं करता कि टेक्स्ट का जो साइज़ होगा वो सभी ब्राउज़र में एक जैसा रहेगा। थर्ड है एब्सोल्यूट साइज़ इज़ यूज़फुल व्हेन द फिजिकल साइज़ ऑफ द आउटपुट इज़ नोन। तो अगर हम एब्सोल्यूट साइज़ यूज़ कर रहे हैं तो अगर हमें फिजिकल साइज़ उसका पता है तो हम एब्सोल्यूट का यूज़ करेंगे, अदरवाइज़ हम एब्सोल्यूट का यूज़ नहीं करेंगे। अगर हम रिलेटिव साइज़ की बात करें तो सेट द साइज़ रिलेटेड टू द सराउंडिंग एलिमेंट। तो जो एलिमेंट पहले से है, अब प्रेजेंट है, उसके कंपैरेटिवली अगर हम बताना चाह रहे हैं कि साइज़ कितना होगा, तो हम फिर साइज़ बढ़ाना है, घटाना चाह रहे हैं, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ करना चाह रहे हैं, तो फिर हम रिलेटिव साइज़ यूज़ करेंगे इसके साथ। और सेकंड पॉइंट है अलाउज ए यूज़र टू चेंज द टेक्स्ट साइज़ इन ब्राउज़र। तो ये ब्राउज़र का टेक्स्ट साइज़ चेंज करने में हमारी हेल्प करता है, ठीक है। तो बात यह है कि फ़ॉन्ट साइज़ के मेन पॉइंट्स ये हैं कि फ़ॉन्ट साइज़ से हम फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ा सकते हैं, फ़ॉन्ट का साइज़ कम कर सकते हैं। हेडिंग और पैराग्राफ का जो भी फ़ॉन्ट है उसका साइज़ कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि हमें चेंज इस तरीके से करना है कि आपका हेडिंग हेडिंग ही लगे और पैराग्राफ पैराग्राफ की तरह ही शो हो, पहली बात। और दूसरी बात ये कि इसमें आपको साइज़ जो बढ़ा सकते हैं, रिलेटिवली भी बढ़ा सकते हैं और एब्सोल्यूट मैनर में भी बढ़ा सकते हैं, यानी हम एक साइज़ देंगे उतना ही साइज़ आएगा। ये तब हम यूज़ करते हैं जब हमें फ़िज़िकल साइज़ पता हो उसका, और रिलेटिवली हम तब यूज़ करते हैं जब हमें पहले से एक साइज़ दे रखा है और उसके कंपैरेटिवली हमें साइज़ को कुछ पॉइंट्स बढ़ाना है या घटाना है। तो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। तो देखिए सेट फ़ॉन्ट साइज़ पिक्सेल्स, तो पिक्सेल्स की कंपैरेटिवली फ़ॉन्ट साइज़ अगर हम इसको देखें तो क्या होगा। सबसे पहले दे रखा है डॉक्टाइप HTML हेड स्टाइल। H1 का फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है 40 पिक्सल, H2 का फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है 30 पिक्सल। तो एक का 40 पिक्सल दे रखा है, सेकंड का 30 पिक्सल दे रखा है, ठीक है। H1 यहाँ हो जाएगा सेलेक्टर, हेडिंग है ऑब्वियसली। कर्ली ब्रेसेस के अंदर प्रॉपर्टी का नेम लिखा है फ़ॉन्ट डैश साइज़। तो फ़ॉन्ट डैश साइज़ की वैल्यू दी हमने फर्स्ट केस में 40 पिक्सल, तो लिखा है 40 px, फिर सेमीकोलन का साइन एज़ यूजुअल जैसा हम सिंटेक्स होता है, हमें सेमीकोलन से टर्मिनेट करना होता है प्रॉपर्टी वैल्यू को देने के बाद। और फिर आपका कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब हेडिंग 2 के लिए देखिए वही दे रखा है फ़ॉन्ट डैश साइज़ इक्वल टू 30 पिक्सल, तो इसमें फ़ॉन्ट साइज़ आपका 30 पिक्सल दे रखा है, फिर सेमीकोलन का साइन, और उसके बाद पैराग्राफ दे रखा है, पी पैराग्राफ दे रखा है आपका, ठीक है। तो पैराग्राफ पी दे रखा है, तो देखिए फ़ॉन्ट डैश साइज़ दे रखा है इसमें पैराग्राफ में 14 px, तो 14 पिक्सल वैल्यू दे रखी है इसकी। और उसके बाद स्टाइल को क्लोज़ किया गया है,
तो उसके बाद हेड को क्लोज़ किया गया क्योंकि हेड के अंदर ही इनसाइड द हेड सेक्शन हम स्टाइल को मेंशन करते हैं। तो ये इंटरनल CSS का एग्जांपल है, मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको। तो इसमें हमने क्या किया है, हमने 2 डिफरेंट टाइप्स की हेडिंग ली है और एक पैराग्राफ लिया है। इनका हमने फ़ॉन्ट साइज़ चेंज किया सभी का, दोनों हेडिंग का और पैराग्राफ का। और प्रॉपर्टी जो यूज़ की है वो प्रॉपर्टी यूज़ की है फ़ॉन्ट डैश साइज़। उसके बाद जब बॉडी से मेन प्रोग्राम स्टार्ट होगा, HTML का कोडिंग स्टार्ट होगी, तो जो मेन पार्ट स्टार्ट होगा वेब पेज का, तो वहाँ हमको दोनों हेडिंग H1 और H2 और पैराग्राफ को मेंशन करना पड़ेगा कि उनका कंटेंट क्या है। तो वो भी देखते हैं चलिए। तो जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर H1 दे रखा है, दिस इज़ अ हेडिंग 1, H2 दे रखा है, दिस इज़ हेडिंग 2, पैराग्राफ दे रखा है, दिस इज़ अ पैराग्राफ, ठीक है, और एक और पैराग्राफ दे रखा है, दिस इज़ अनदर पैराग्राफ। तो अलग अलग पैराग्राफ दे रखे हैं। उसके बाद बॉडी को क्लोज़ किया गया, HTML को क्लोज़ किया गया। और जब आप आउटपुट देखेंगे तो आउटपुट इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पर अलग अलग देखिए साइज़ आपने यूज़ किया है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपके फ़ॉन्ट साइज़ आपका डिस्प्ले हो रहा है पैराग्राफ का और हेडिंग का। आप भी ले सकते हैं और आपको दोबारा प्रोग्राम को, इसको 2 बार प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कीजिएगा, तो जो मैंने बताई उन वैल्यूज़ के साथ, और फिर आप वैल्यूज़ को और बढ़ा सकते हैं और देख सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट क्रिएट हो रहा है, किस तरीके से साइज़ बढ़ रहा है या इंक्रीज़ हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है। आप जैसी वैल्यू लेंगे उसके अकॉर्डिंग साइज़ इंक्रीज़ या डिक्रीज़ होगा। लेकिन ये बात ध्यान रखिएगा कि जो फ़ॉन्ट साइज़ प्रॉपर्टी हम यूज़ करते हैं ना, तो इसमें ऐसा मत कीजिएगा कि आप किसी पैराग्राफ का फ़ॉन्ट इतना बढ़ा दें कि आपके वो हेडिंग के बराबर ही लगे या ज़्यादा लगे उससे, तो बड़ा ऑड लगेगा वो। तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है फ़ॉन्ट साइज़ देते समय। नेक्स्ट आता है सेट फ़ॉन्ट साइज़ विद EM। अब ये EM क्या है, आप EM समझ लीजिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि टू अलाउ यूजर्स टू रिसाइज द टेक्स्ट इन द ब्राउज़र मेन्यू मैनी डेवलपर यूज़ EM इंस्टेड ऑफ पिक्सल। तो पिक्सल की जगह हम EM यूनिट यूज़ कर सकते हैं, EM यूज़ कर सकते हैं हम, अगर हमें साइज़ देना है तो। द EM साइज़ यूनिट इज़ रिकमेंडेड बाई W3C। तो W3C ने ऐसे रिकमेंड किया है EM साइज़ को, तो ज़्यादा बेहतर है EM साइज़। तो 1 EM इज़ इक्वल टू द करंट फॉन्ट साइज़। तो 1 EM का मतलब है जो करंट में फॉन्ट साइज़ वो है आपका। एंड डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट साइज इस ब्राउज़र इज़ 16 पिक्सल। सो द डिफ़ॉल्ट साइज़ ऑफ 1 EM इज़ 16 पिक्सल। तो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र का जो साइज़ होता है ना वो 16 पिक्सल होता है। यहाँ 1 मार्क का क्वेश्चन बनना है आपका, याद रखिएगा। और 1 EM का मतलब यहाँ पर 16 पिक्सल से होता है। ये जो ब्राउज़र की डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है वही इसका साइज़ होता है 1 EM का, जो 16 पिक्सल के बराबर है। तो हम कह सकते हैं 1 PM इज़ इक्वल टू 16 पिक्सल होता है, ठीक है। तो अगर आपको कन्वर्ट करना है तो फॉर्मूला लगेगा, द साइज कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम पिक्सल टू EM यूजिंग द फॉर्मूला पिक्सल अपॉन 16 इजिकल टू EM। तो पिक्सल में अगर दे रखा है और आपको EM कैलकुलेट करना है, तो पिक्सल्स की वैल्यू को अगर हम 16 से डिवाइड करेंगे तो उतनी EM की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो ध्यान रखिएगा। तो ये प्रोग्राम है छोटा सा एक, जो फॉन्ट साइज़ को EM वैल्यू के साथ बताया गया है। देखिए HTML से स्टार्ट हुआ, देन हेड, देन स्टाइल, और H1 में देखिए आपने फॉन्ट साइज़ दिया है 2.5 है, ठीक है। इसका मतलब है आपका 40 पिक्सल। 40 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो 2.5 आएगा, ठीक है। तो इसमें वैल्यू हमने बस EM की फॉर्म में दी है। और इसी तरीके से H2 के बारे में बात करेंगे तो 30 पिक्सल हमें देनी थी वैल्यू, तो हमने पिक्सल की फॉर्म में देखी, EM की फॉर्म में दी है। तो 30 डिवाइड बाई 16 कितना आ जाएगा, 1.87 EM। तो यहाँ पर हेडिंग आपका H2 का जो साइज़ लिया है वो 1.87 EM लिया है। तो आप साइज़ पिक्सल में EM में दोनों में से ले सकते हैं, बस ये ध्यान रखिएगा कि 16 पिक्सल इजिकल टू 1 EM होता है आपका। तो 2 डिफरेंट यूनिट्स हैं आपकी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए H1 ले लिया आपने, H2 ले लिया। इसी तरीके से पैराग्राफ में भी अगर आपको लेना है तो आप पैराग्राफ में भी EM यूज़ कर सकते हैं, उसी तरीके से जैसे आपने H1 और H2 के अंदर यूज़ किया। यहाँ देखिए यहाँ फ़ॉन्ट साइज़ दे रखा है पैराग्राफ में 0.875 EM, क्योंकि पिक्सल में थी वैल्यू 14px, तो 14 को 16 से डिवाइड करेंगे तो 0.875 आएगा। उसके बाद स्टाइल को क्लोज़ करेंगे, हेड को क्लोज़ करेंगे, बॉडी को क्लोज़ करेंगे, ठीक है। इंटरनल CSS यूज़ हुआ है, ऑब्वियसली समझ में आ रहा है। बॉडी को स्टार्ट करेंगे, सॉरी, और बॉडी के अंदर H1 H2 और पैराग्राफ को मेंशन करेंगे। तो डिफरेंट पैराग्राफ और डिफरेंट हेडिंग को मेंशन कर दिया गया है। और जैसा हमने इसमें CSS की में किया है, प्रॉपर्टीज़ को अप्लाई किया फ़ॉन्ट साइज़ की, तो उसी के अकॉर्डिंग इसका साइज़ डिस्प्ले होगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। बॉडी को फिर हमने क्लोज़ कर दिया, इसके बाद फिर HTML को क्लोज़ कर दिया। तो ये हमारा प्रोग्राम था। आउटपुट कुछ ऐसा दिखाई देगा आपको, और आप दोनों एक साथ भी यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम में अपने, अगर EM और पिक्सल आप दोनों एक साथ यूज़ करना चाह रहे हैं तो वो भी पॉसिबल है। तो स्टूडेंट, ये था आज का हमारा वीडियो। अभी कुछ और टॉपिक बचे हैं इसके अंदर,
तो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। और आई थिंक नेक्स्ट वीडियो लास्ट वीडियो होगा CSS का, क्योंकि अब CSS कंप्लीट होने को है। तो उसके बाद हम इसका एक रिवीजन भी करवाएंगे CSS का, ठीक है। 1 या 2 वीडियो रिवीजन वीडियो बनाएंगे, ताकि एक सभी कॉन्सेप्ट जो अभी तक आपने पढ़े हैं उसको एक बार समराइज़ करेंगे हम उसको एक जगह, एक वीडियो में। तो ये भी है। और उसके बाद आपका एक टॉपिक बचा है सिर्फ, आप जैसे जानते हैं सिलेबस की जहाँ तक अगर हम बात करें तो यूनिट 1 यूनिट 3 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुकी हैं। अब एक ही टॉपिक बचा है, और वो टॉपिक है आपका रिलेटेड है आपका फॉर्म से। तो HTML में किस तरीके से फॉर्म डिज़ाइन किए जाते हैं उससे रिलेटेड टॉपिक है। तो वो टॉपिक और है। तो सिलेबस अब ज़्यादा नहीं है आपका, अगस्त लास्ट तक कंप्लीट हो जाएगा मैक्सिमम आपका। तो अपना रिवीजन करते रहिए, प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते रहिए और प्रैक्टिस कीजिए। HTML में जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ज़्यादा बेहतर होगा आपके लिए। एग्जीक्यूट करके देखेंगे प्रोग्राम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।